सही आवाज। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कहाँ तक पहुँचे थे कल के क्लास में हम लोग? लैगून सब पढ़ लिए थे ना? तो कल के क्लास को एक बार पॉइंट फॉर में रिपीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल के क्लास की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैंग्रोव संरक्षण के प्रयासों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे राष्ट्रीय प्रयासों की चर्चा की थी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का जिक्र हुआ था। उसके बाद हम लोग किस पर आ गए थे? तो ज्वारनदमुख और लैगून। तो हमने सबसे पहले जाना कि हम ज्वारनदमुख किसे कहेंगे। दूसरा हमने देखा कि ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी की क्या विशेषता होती है। और तीसरा, ज्वारनदमुख का निर्माण कैसे होता है। इसमें दो और सेगमेंट होंगे। क्या हो सकता है कि ज्वारनदमुख से हमें क्या लाभ मिलता है, तो वो लगभग क्या है, मैंग्रोव जैसा ही है। और ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी के समक्ष चुनौती, तो जो तटीय कोस्टल है, तो जो मैंग्रोव के समक्ष वही उसके समक्ष। फिर एक था हम लोगों ने लैगून के बारे में। तो लैगून क्या है, लैगून पारिस्थितिकी की क्या विशेषता है, दोनों में तुलना भी हो गया था। फिर लैगून पारिस्थितिकी का निर्माण कैसे होता है। दोस्त का भी होना बहुत जरूरी है जीवन में, है ना। लोग सीट छाप के रखते हैं, और जो चालाक होता है वो लेट से आता है कि मेरा सीट तो छाप के रखबे करेगा। मैं आपको नहीं बोल रहा, मतलब मैं जनरल एक बात बोल रहा हूँ। हम लोग भी जब तो सभी जगह होता है ना। 2010 में दिल्ली आए थे तो कुछ भूगोल पढ़े थे हम भी। तो चूंकि उस समय मेंस लिखना था, तो हम लोगों को तो अब वहाँ देखते थे कि आगे में अगर आपको सीट लेना है तो 2 घंटा पहले जाना होगा आपको, क्योंकि एक आदमी जाके 10 गो सीट छापता था। अपने लिए नहीं, मतलब किसी लड़के के लिए नहीं छापता था, वो सब गर्ल्स के लिए छाप के रखता था कि आएगी तो बैठेगी। तो मुझे याद है कि वो जो 2 ढाई महीने हमने क्लास किया था, इसी तरीके से फाउंडेशन पे बैठ के नीचे में हमने वो क्लास किया था। क्योंकि हम लोग क्लास शुरू होने से 5-7 मिनट पहले जाते थे तो सीट मिलता नहीं था, ना आगे में ना पीछे में। तो यहीं पर सर के पैर के पास जो है बैठ के लिखते थे। लिखने में भी दिक्कत होती थी, और अगर सीट लेना है तो 2 घंटा पहले आइए, तो ये कहाँ से लोग कर पाएगा। हाँ, तो इसलिए जीवन में एक अच्छे दोस्त, मित्र, सखा, मित्रैन, मित्रा का होना बड़ा जरूरी है। तो हम लोग वहाँ पर आ गए थे। फिर आज हम सबसे पहले चलेंगे झील पारिस्थितिकी। कमोबेश उसका जिक्र तो हो ही गया है, थोड़ा सा उसको हम अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, है ना। तो पहले झील पर लेते हैं, और झील कवर कर लेने के बाद हम चलेंगे महासागरीय पर्यावरण में चलेंगे, ठीक है। तो नीचे में आप लिखिए झील पारिस्थितिकी। झील पारिस्थितिकी। तो जब हम झील पारिस्थितिकी की बात करते हैं, तो टॉपिक का थोड़ा सा क्या हो जाए, फॉर्मेटिंग हो जाए। तो सबसे पहले झील हम किसे कहेंगे, झील क्या है, ठीक है। हम भूगोल में या मैपिंग के दृष्टिकोण से जो झील होता है हम उसके हिसाब से नहीं जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम इसका जान लेते हैं। झील क्या है, दूसरा हो जाएगा झील पारिस्थितिकी से, झील पारिस्थितिकी से, झील पारिस्थितिकी से मिलने वाले लाभ। अपना नया क्लासरूम बन रहा है, पता है ना आप लोगों को। मिलने वाले लाभ, आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन पे है ना। हमको लगता है कि होली के बाद शायद वहाँ पर, अभी वैसे कोई सूचना है नहीं, लेकिन मे भी होली के बाद क्लासेज वहाँ पर, नए बैच वहाँ पे आप लोगों को नहीं ले जाया जाएगा। तो झील पारिस्थितिकी से मिलने वाले लाभ, फिर हो जाएगा झील जल के मंडल, झील जल के मंडल। फिर इसमें हम आ जाएंगे
तो झील के प्रकार, इसको हम पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से देखेंगे। फिर झील के समक्ष चुनौती, झील के समक्ष चुनौती है ना। तो झील के समक्ष चुनौती क्या है? चुनौती। इसमें लगभग अगर मैं ये कहूँ कि दो सेगमेंट हम लोग इसमें कमोबेश लगभग जानते ही हैं, कि झील से मिलने वाला लाभ और झील पारिस्थितिकी के समक्ष क्या चुनौती है। उन चुनौतियों में एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके ऊपर हम लोग काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। बाकी तो पॉइंट 4 में अगर आप कहेंगे तो हम लिख लेंगे। मेंस में आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी में झील के लोकेशन पर क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यू, है ना। हर एक साल एक दो क्वेश्चन, पिछली बार भी एक क्वेश्चन था जिसमें 3 झील दिया हुआ था और पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सी झीलें विषुवत रेखा या इक्वेटर पर है। याद है? कुछ 2025 में था। उसमें एक टांगनिका झील था, एक टोनलेप सेप करके था, एक और था। तो फिजिकल मैपिंग में उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न लेकर भी झील पर क्वेश्चन आया है पिछले वर्षों में। जैसे पूछा है, कुछ उदाहरण देके कि इनमें से कौन सी ऐसे झीलें हैं जो संकुचित हो रहे हैं, सूख रहे हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ही बताइए कि झील किसको कहा जाएगा। सिंपल शर्त है कि झील वह जलीय निकाय है जो चारों तरफ से किससे घिरा होना चाहिए? स्थल से घिरा होना चाहिए। तो स्थल से घिरे जलीय निकाय को हम क्या कहेंगे? झील कहेंगे। प्रकृति के द्वारा बना होगा, यही होगा ना। जब हम झील की बात करेंगे तो नॉर्मली क्या है? वो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। अब स्थिति के आधार पर झील दो प्रकार का होगा, जैसे तटीय क्षेत्र में है और दूसरा क्या हो जाएगा? स्थलीय क्षेत्र में। तो स्थलीय क्षेत्र में जो झील है वही स्थल से चारों तरफ से घिरा है, लेकिन तटीय क्षेत्र का जो झील है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैगून कहेंगे। तो लैगून क्या है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो हम अंदरूनी झीलों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत सारा अच्छा है। ब्लू फ्लैग के नेम आप लोग लिख लिए कॉपी में, किन किन तटों को मिल रहा है। हाँ, उसको मतलब दोनों हिसाब से याद रखेंगे, कौन कौन से ब्लू फ्लैग हैं। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि किसको मिला है। और ब्लू फ्लैग वाले तट और सामने में राज्य, है ना। इधर लगता है कोई नहीं लिखा है, सब एक दूसरे का मुंह देख के हंस रहे हैं ये लोग, है ना। हम चेहरे से समझ जाते हैं कि कौन लिखे हैं कौन नहीं लिखे हैं ना। आप लोग लिखा है, आप लिखे हैं लगता है। आप नहीं लिखे हो ना? हाँ, आप भी नहीं लिखे हो। आप भी नहीं लिखे हो, देखो हमने कह ना दिया। ये, इधर आप नहीं, आप अच्छा, आप इधर से आप नहीं लिखे होगे। हाँ, हम चेहरे से पता चल जाता है। आप लिखे हैं। हाँ, चेहरे से पता चल जाता है कि कौन। आप भी नहीं लिखे हो। हाँ देखो, जिधर मेरा उंगली जाएगा हम पक्का कर देंगे वो पक्का नहीं लिखा है। वो कहते हैं ना कि चेहरे बयां कर देते हैं कि आप क्या करके आए हो, क्या करके नहीं आए हैं। लिखेंगे थोड़ा सा परिचय करके, या झील क्या है इसमें पॉइंट वाइज लिखिए। 14 ने जितने मिले उतने तो लिख लेते। चौ 18 वाला तो बिल्कुल गटल है, 14 ही है। पहले 12 थे, रिसेंट में 2 को और मिला है तो वो सही है। तो कम से कम जो मिल रहा था उसको तो लिख लेते। क्या? नहीं, वो लिस्ट सही देख लेंगे एक बार हमें, लेकिन मुझे लगता है 14 ही, हम भी एक बार देख लेंगे नेट पे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना मिला उतना तो कम से कम लिख लेते। लिखेंगे झील में। आप दोनों भी नहीं लिखी हैं? अच्छा, लिख आप नहीं लिखे हैं ना। जो नहीं लिखेगा ना उसके चेहरे पर अलग मुस्कान होगा। हाँ, कि वो मुस्काने बता देता है कि नहीं लिखे हैं। आप भी नहीं लिखे हो, देखो। मेरा उंगली जाएगा और मैं बता दूंगा। लिखिए इसमें पॉइंट वाइज, सभी लोग ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे। झील क्या है लिखिए। झील उस जलीय निकाय को कहते हैं। झील उस जलीय निकाय को कहते हैं। झील उस जलीय निकाय को, वाटर बॉडी को कहते हैं, जो चारों तरफ से, जो चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं।
जो चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं, जो चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, ये प्रकृति निर्मित होते हैं, ये प्रकृति निर्मित होते हैं, ये प्रकृति निर्मित होते हैं। और झील भी मानव जीवन के समान, और झील भी मानव जीवन के समान, झील भी मानव जीवन के समान युवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से होकर गुजरते हैं। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से होकर गुजरते हैं, है ना। हमारे जीवन में तीन अवस्थाएं होती है ना। एक अवस्थाएं क्या होती है, यंग स्टेज, जैसे आप लोग हैं अभी, है ना। दूसरा क्या होता है, प्रौढ़ावस्था, जो हमारे स्टेज में हम हैं। और तीसरा क्या होगा, वृद्धावस्था, जब हम लाठी लेके चलना शुरू कर देंगे। उसी तरीके से झील भी बनते हैं और समाप्त होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई झील है, अगर झील में अवसादीकरण होते रहे तो जैसे जैसे उसमें अवसाद आते जाएगा उसका नितल क्या होगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, तो झील का अस्तित्व धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। या पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों के कारण झील के नितल ऊपर उठ जाएं तो ऊपर उठ जाएगा, तब भी उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और झील धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त होकर मैदान में बदल जाएगा। तो ये बनते और समाप्त होते रहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, देखिए झील बनते और समाप्त होते रहते हैं। झील, अब देखो कोई चौथा अवस्था लिख दिया, ये कौन है, प्री, अच्छा प्री वाईफाई है ये। तो प्री वाईफाई क्या लिखा है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सन्यासी की अवस्था। भाई साहब ऑनलाइन वाले बड़ा क्रिएटिव होते हैं, है ना। सन्यासी की अवस्था भी होती है क्या, वृद्धावस्था में सन्यास तो लोग कभी भी, बुद्ध युवावस्था में ही सन्यास ले लिए थे ना। सन्यास का कोई अवस्था होता है जब दुनियादारी से मन टूट जाए, है ना, प्रेमी प्रेमिका से मन टूट जाए तो लोग सन्यास ले लेता है। तो वही तो उसका कोई अवस्था थोड़े होता है। बुद्ध कितने अवस्था में घर त्याग दिए थे, महावीर, है ना, तो सब तो युवा अवस्था में ही त्याग दिए थे। आप लोगों को भी शादी नहीं होगा तो आप लोग भी घर त्याग दोगे। तो कोई 25, कोई 26, कोई 27 साल में घर त्याग सकता है, तो सन्यास की कोई अवस्था नहीं होती है। क्या लिख रहे थे हम लोग, झील बनते और समाप्त होते रहते हैं, उसी में आगे बढ़ते हुए, लेकिन यदि झील में अवसादीकरण हो, यदि झील में अवसादीकरण हो, यदि झील में अवसादीकरण हो और झील के नितल का, और झील के नितल का यानी कि उसका जो चट्टान है ना, और झील के नितल का विवर्तनिक उत्थान हो जाए, विवर्तनिक उत्थान हो जाए, तो धीरे धीरे, विवर्तनिक उत्थान हो जाए तो धीरे धीरे झील का अस्तित्व, तो धीरे धीरे झील का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो धीरे धीरे झील का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, उष्ण कटिबंधों में अवस्थित, उष्ण कटिबंधों में, उष्ण कटिबंधों में अवस्थित झीलों में, उष्ण कटिबंधों में अवस्थित झीलों में, उष्ण कटिबंधों में अवस्थित झीलों में सालों भर, पूरे वर्ष, उष्ण कटिबंधीय झीलों में अवस्थित सालों भर तापीय दशा लगभग एक समान होता है, तापीय दशा लगभग एक समान होता है, तापीय दशा लगभग एक समान होता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधों में अवस्थित झीलों में, जबकि शीतोष्ण कटिबंधों में अवस्थित झीलों में, जबकि शीतोष्ण कटिबंधों में अवस्थित झीलों में
तापमान में मौसमी परिवर्तन होता है, तापमान में मौसमी परिवर्तन होता है, तापमान में मौसमी परिवर्तन होता है, सीजनल परिवर्तन होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में अवस्थित झीलों में, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में अवस्थित झीलों में वर्ष भर, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में अवस्थित झीलों में वर्ष भर निम्न ताप होते हैं या निम्न ताप की दशा पाई जाती है, निम्न ताप की दशा पाई जाती है। लास्ट लाइन का अर्थ समझ गए ना? जैसे आप इस डायग्राम पे आ जाइए कि मान लीजिए कि ये उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है, तो अगर मैं इसे 0 डिग्री मान लूँ भूमध्य रेखा और इसको क्या मान लूँ 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, ऑल ओवर हम इसको मान लेते हैं कि 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। तो क्या हम इसे निम्न अक्षांश या उष्ण कटिबंध कह सकते हैं? तो अक्षांश का जो कोणीय मान है उसके हिसाब से ये क्या है, निम्न अक्षांश या उष्ण कटिबंध है ना, ट्रॉपिकल रीजन है। उष्ण कटिबंध अगर हम बीच वाले भाग में चले जाएंगे तो क्या हम इसे मध्य अक्षांश कह सकते हैं? तो मिड लैटिट्यूड है, ये मध्य अक्षांश है, अक्षांश के कोणीय मान के हिसाब से, या लगभग शीतोष्ण कह सकते हैं। तो ये लगभग क्या है, शीतोष्ण। और ये क्या हो जाएगा, हाई लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश है, ध्रुवीय क्षेत्र है, उच्च अक्षांश, या हम इसको क्या कह सकते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र है ना। तो उच्च अक्षांश या ध्रुवीय रीजन कह सकते हैं, पोलर रीजन है। 3 स्टेटमेंट है कि जो उष्ण कटिबंध में कोई अवस्थित झील है, अगर आप मान लो कि इस क्षेत्र में कोई झील है तो इस झील का तापमान सालों भर क्या होगा, सालों भर तापीय दशा एक समान होगा। क्यों होगा तापीय दशा एक समान? क्योंकि यहाँ पर सालों भर सूरज की किरणें लगभग एक जैसी होती है, कोई खास मौसमी अंतर नहीं होता है, तो सालों भर तापीय दशा एक जैसा। लेकिन अगर इस अक्षांश में कोई झील है तो यहाँ के झील का जो तापीय दशा होगा उसमें क्या होगा, सीजनल परिवर्तन होगा, मौसमी परिवर्तन। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, तो अगर मैं कहूँ कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ जो झील होगा वहाँ के जल का तापमान थोड़ा सा ज्यादा होगा, सही है ना? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कहाँ होगा, कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर है तो इस अक्षांश में भी तापमान जाएगा तो जल थोड़ा सा क्या होगा, गर्म। तो अभी की स्थिति आ रही है ना अब, लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से शीत ऋतु हो तो इन क्षेत्र में तापमान क्या होगा, कम आएगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर उस समय झील जल का क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन अगर कोई पोलर रीजन में है तो इस क्षेत्र में तापमान सालों भर क्या होगा, कम ताप होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में तापमान वर्ष भर क्या होता है, कम पहुंचती है। तो वही लास्ट पॉइंट हमने लिखा कि अगर कोई झील उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर एक जैसा लगभग सोलर इंसुलेशन है, तो तापीय दशा झीलों की क्या होगी, लगभग एक जैसी होगी, उसमें कोई खास सीजनल चेंजिंग नहीं होगा। मध्य अक्षांशीय जो झील होंगे उसमें तापीय दशा में क्या होगा, मौसमी चेंजिंग होगा। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा तापमान ज्यादा, शीत ऋतु में थोड़ा सा तापमान कम हो जाएगा। और ध्रुवीय क्षेत्रों में सालों भर तापमान क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि वहां पर तापमान की पहुंच, सूर्य तप की पहुंच वर्ष भर कम है। क्लियर है? नीचे में लिखेंगे एक हेडिंग, झील पारिस्थितिकी से मिलने वाले लाभ। एक हेडिंग हो जाएगा, झील झील पारिस्थितिकी से, झील पारिस्थितिकी से, झील पारिस्थितिकी से मिलने वाले लाभ, झील पारिस्थितिकी से मिलने वाले लाभ। तो हम इसको उसी 4 पॉइंट के माध्यम से लेंगे। तो झील या किसी पारिस्थितिकी से एक हमें क्या मिलता है, प्रावधानन सेवाएं। मैं अभी पूछूंगा प्रावधानन सेवाएं। तो झील पारिस्थितिकी की एक प्रावधानन सेवाएं, झील पारिस्थितिकी की जो दूसरा होता है सहायक सेवाएं, सहायक सेवाएं है ना, सपोर्टिंग सर्विसेज।
झील पारिस्थितिकी की तीसरी जो होगी वो है नियामक सेवाएं। तो नियामक सर्विसेज होगा, रेगुलेटिंग सेवाएं। और जो चौथा हो जाएगा वो क्या है, सांस्कृतिक सेवाएं। तो सांस्कृतिक सेवाएं है ना। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट है ये, इसको हम बिल्कुल छोटे स्तर पर लेके चले जाते हैं। आप ये समझिए कि आपके गांव में एक झील है या एक तालाब है या एक सरोवर है। तो वो आप समझिए कि वो जो झील तालाब सरोवर है उससे आपके गांव के लोगों को क्या लाभ मिलता है। आपके शहर में एक झील है, उस झील से आपके शहर के लोगों को क्या लाभ मिलता है। अगर आप इस पर पॉइंट सोच पा रहे हैं तो वही चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए कि हम सांस्कृतिक सेवा से चलते हैं, झील की सांस्कृतिक सेवाएं क्या हो सकती है, क्या ये प्राकृतिक सुंदरता का क्षेत्र होगा, क्या ये प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, क्या झील का जो क्षेत्र होगा वो हमें नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में मदद करेगा, क्योंकि वहाँ पर पशु पक्षी रहेंगे, शांत वातावरण। तो फिर वो नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में क्या होगा हमारा मददगार। शोध अनुसंधान का, पर्यावरणीय शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है ना। तो जैसे यहाँ से लोग दिल्ली से उत्तराखंड जाते हैं कहाँ पर, तो जो नैनी झील सब है उसमें, और वहाँ से एक स्नैप लेते हुए उत्तराखंड के नैनी झील में पर्यटन करते हुए अपने दोस्तों को और अगल बगल के लोगों को दिखाया जाता है कि हम आए हैं घूमने के लिए, ताकि उसको थोड़ा सा जलन हो और ये भी समझे कि हाँ वो पैसा वाला है, घूमने उमने के लिए गया है। तो सांस्कृतिक सेवाएं, प्रावधानन सेवाएं क्या है कि झील से हमें डायरेक्ट लाभ क्या मिलता है। तो झील से क्या हमें फिशिंग होती है, अगर वो सॉल्ट झील है तो नमक मिल सकता है, तो फिशिंग होगी। सॉल्ट लेक है तो नमक का उत्पादन हो सकता है। इसी तरीके से जो झील है उससे विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए जल की प्राप्ति हो सकती है, सिंचाई के लिए हो, औद्योगिक कार्य के लिए हो, वानिकी के लिए हो, सबका पशुपालन के लिए हमें यहाँ से क्या मिलता है, जल मिल सकता है। झील के किनारे पौधे सब होते हैं ना, तो वहां से क्या मिल सकता है, ईंधन और चारा भी आपको मिल सकता है। तो ये उसकी क्या है, प्रावधानन सेवाएं। सहायक सेवाएं, झील जो है जल है तो उसमें कई जीव रहता है ना, तो जीवों के लिए वो आश्रय स्थल है। एक्वेटिक जो जीव हैं उनको वो क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। तो एक्वेटिक एनिमल के लिए, जीवों के लिए क्या है वो, संरक्षण। सहायक सेवाएं या नियामक सेवा आप कह सकते हैं कि झील जो है ये हमें बाढ़ और सूखे से सुरक्षा देता है, नहीं देगा। मान लो कि जब पानी नहीं, वर्षा नहीं हो रही है, वाटर की क्राइसिस है, आपके गांव में कोई तालाब है, अगल बगल में कोई झील है, तो वो झील क्या करेगा, खेती के लिए, कई सारे कार्यों के लिए हमें जल प्रोवाइड करेगा, और सूखे के इम्पैक्ट को वो क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर है। और अगर मान लो काफ़ी वर्षा हो रही है, तो वर्षा जब होती है तो वर्षा का जल पहले कहाँ जमा होता है, आसपास के निम्न क्षेत्रों में, तालाब हो, झील हो, कोई गड्ढे हो, उस सब में जाकर वो क्या होता है, जमा होता है। तो फिर ये हमें बाढ़ और सूखे से क्या करता है, सुरक्षा भी देता है। अगर झील में जल है तो क्या वो भूमिगत जल को रिचार्ज कर सकता है, उसका पानी कुछ रिस कर अंदर जाएगा तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, जिसका हम फिर क्या करेंगे, यूज करते हैं ना। तो कई सारे लाभ हैं इसके, यही तो आपको लिखना हो जाएगा। हाँ, तो ये इसकी क्या है, प्रावधानन सेवाएं। अगला सेगमेंट क्या था, झील जल का मंडल, यही है ना। तो लिखिए झील जल का मंडल। तो नेक्स्ट एक सेगमेंट है इसमें, झील जल का मंडल। झील जल का मंडल, झील जल का मंडल। तो मान लीजिए कि ये कोई क्या है, लेक है, झील है, इस तरीके से ये है झील है ना। तो ये मान लेते हैं कि इसका क्या है, नितल का एरिया है ये, और इस तरीके से ये कोई झील है, और इसमें इस स्तर का क्या है, पानी है ना। तो झील के चारों तरफ किनारे वाले जो भाग होते हैं ना, ये तो 3D डायग्राम में होगा, लेकिन झील के चारों तरफ जो किनारे वाले भाग होते हैं उसको हम लिटोरल मंडल कहते हैं। तो ये अब मान लीजिए कि ये एक झील है और इसके चार मंडल होते हैं, झील जल के चार मंडल होते हैं। तो झील जल के जो चार मंडल होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक लाइन खींच लेते हैं येलो कलर का,
और जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश झील जल में किसी गहराई तक तो प्रवेश कर ही जाएगा। तो जिस गहराई तक झील जल में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसको हम कहते हैं लिम्नेटिक मंडल। लिम्नेटिक मंडल कहेंगे, या आप इसे प्रकाशित मंडल भी कह सकते हैं। तो ये झील जल का क्या है, लिम्नेटिक मंडल, या झील जल का हम इसे प्रकाशित मंडल कहेंगे। जहाँ पर सौर प्रकाश कम पहुँचेगा या नहीं उसको हम कहते हैं प्रोफोंडल जोन, है ना। प्रोफोंडल मंडल कहते हैं, प्रोफोंडल मंडल, या आप इसे अंधकार क्षेत्र कह सकते हैं, अंधकार जोन। तो प्रोफोंडल मंडल, या हम इसे क्या कह सकते हैं, अंधकार जोन। झील जल के चारों तरफ का जो एरिया होता है इसको हम कहेंगे लिटोरल, बेलांचली, या इसको कहा जाएगा लिटोरल जोन कहा जाएगा। लिटोरल जोन है ये इसका लिटोरल जोन है। ये इसका प्रोफोंडल या अंधकार जोन है जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं जाएगा। ये इसका लिम्नेटिक मंडल है या फिर क्या है, प्रकाशित मंडल है जहाँ पर जाएगा। और ये झील का नितल है ना। तो ये जो झील का नितल है, जो कीचड़ वाला भाग है, इसको हम नितलस्थ या बेंथिक मंडल कहेंगे झील का। ये जो कीचड़ है ना, तो इसको हम कहते हैं बेंथिक कहेंगे। तो ये जो झील का है इसको हम कहेंगे बेंथिक मंडल है, ये बेंथिक मंडल। तो एक झील पर्यावरण का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से 4 मंडल होता है। सबसे पहला मंडल है जो प्रकाशित मंडल है, जिसमें सूर्य का प्रकाश पहुंच जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, लिम्नेटिक मंडल या प्रकाशित मंडल। जिस गहराई से सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोफोंडल या अंधकार जोन। जो झील है तो चारों किनारे वाला भाग है, तो चारों किनारे वाला जो भाग होगा उसको लिटोरल, ये भी प्रकाशित मंडल का ही क्या होगा, हिस्सा, लेकिन किनारे वाला भाग है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लिटोरल जोन। और ये नीचे जो नितल होगा वो है। तो अब आप खुद देखिए कि जो नितलस, ये जो लिम्नेटिक मंडल है, जो प्रकाशित मंडल है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसकी पहुँच है, सूर्य प्रकाश की, है ना, ऊपरी भाग है तो सूर्य प्रकाश की पहुँच है। तुलनात्मक रूप से क्या होगा, ये गर्म जल वाला क्षेत्र, सही हूँ मैं, गर्म जल वाला। तीसरा यहाँ पर O2 की उपस्थिति होगी, क्योंकि झील का ऊपरी मंडल है तो O2 की उपस्थिति होगी। यहाँ पर CO2 भी होगा, CO2 की उपस्थिति, ताकि प्रकाश संश्लेषी जीव के लिए क्या होगा, ये ले जाएंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पर क्या होगा, जैव विविधता झील में अधिक होगी, जैव विविधता अधिक होगी, जैव विविधता अधिक, क्योंकि इस क्षेत्र में चूंकि ये प्रकाशित मंडल है ना, तो प्रकाशित मंडल होने के नाते क्या है, यहाँ पर वो जीव तो होगा ही जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करेगा तो उसके ऊपर रहने वाले जो जीव हैं वो भी रहेंगे। तो इसलिए ये झील के पर्यावरण में ये सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र होगा। जो लिटोरल मंडल है ये भी प्रकाशित है, ये भी प्रकाशित है, यानी कि ये भी प्रकाशित मंडल का ही भाग है, ये भी प्रकाशित है। तो फिर आप कहेंगे कि आप इसको लिटोरल में क्यों लिए, क्योंकि ये किनारे वाला भाग है। तो दूसरा क्या है कि ये किनारे वाला भाग है, ये किनारे वाले भाग हैं, है ना, किनारे वाले भाग। तो लिटोरल है, प्रकाशित है, तो इसका अर्थ है कि जो उसकी विशेषता होगी यहाँ पर भी उसकी वो विशेषता तो होगी ही, लेकिन ये झील का किनारा है तो किनारे में कुछ स्थलीय वनस्पति भी हो सकते हैं ना, किनारे में, किनारे में कुछ टेरेस्ट्रियल स्थलीय वनस्पति भी होंगे, स्थलीय वनस्पति होते हैं। तो किनारे में कुछ स्थलीय वनस्पति होंगे। आप खुद सोचिए कि जो इसका प्रोफोंडल है, अंधकार क्षेत्र है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अंधकार जोन है, सौर प्रकाश की यहाँ पर पहुँच
नहीं है, तो अंधकार जोन है। जाहिर सी बात है कि तुलनात्मक रूप से कम गंजर होगा ना, तुलनात्मक तुलनात्मक रूप से तुलनात्मक रूप से कम गर्म जल है। किसके तुलना में? कम गर्म जल है, तो जो लिम्नेटिक मंडल है उसके तुलना में कम है। यहाँ पर जैव विविधता क्या होगी? कम होगी। जैव विविधता कम होगी किसके तुलना में? लिम्नेटिक मंडल की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने वाला तो जीव होगा ही नहीं, और जब फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव नहीं है तो फिर जो उपभोक्ता है उसकी संख्या वैसे भी क्या हो जाएगी? कम। अंधकार में वही क्षेत्र जीव रह सकता है इस जोन में जो मांसाहारी है ना। और बेंथिक मंडल है तो ये झील का क्या है? नितल का भाग है, ये नितल है जिस पर पानी रुका हुआ है, तो ये झील का नितल है। ये भी अंधकार का एरिया होगा मूलतः, है ना, अंधकार जोन है। अंधकार जोन है, कीचड़ का क्षेत्र है ना जी ये। तो कीचड़ में क्या होते हैं? अधिकांश मांसाहारी जीव होंगे, है ना, जिसको कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो यहाँ पर अधिकांश मांसाहारी प्राणी होंगे, मांसाहारी जीव होंगे। तो इस तरीके से झील जल का मंडल और उसकी क्या होती है? विशेषता होती है। तो झील जल के कितने मंडल हो गए? 4 मंडल। एक कौन सा मंडल है इसमें? लिम्नेटिक मंडल है। तो लिम्नेटिक मंडल जो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशित मंडल। उसकी क्या विशेषता है ये ध्यान में रखना है। उसके नीचे जो जल का क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफोंडल है। उसकी क्या विशेषता है वो ध्यान में रखना है। झील के चारों तरफ के किनारे वाला जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? लिटोरल कहते हैं। तो लिटोरल जोन भी प्रकाशित क्षेत्र ही है। और वो क्या है? जो ये प्रकाशित है तो जो वहाँ की विशेषता है वो यहाँ का फर्क केवल क्या है? वो किनारे वाला भाग है ना। और फिर एक क्या है? कीचड़ वाला भाग है जिसको हम क्या कहते हैं? बेंथिक, जहाँ पर बिल्कुल ही सौर प्रकाश नहीं जाएगा, कीचड़ में रहने वाला जीव होगा यहाँ पे। आप खुद समझिए कि कीचड़ में रहने वाला किसी भी जलीय निकाय में जीव कैसा होगा? वो मांसाहारी होगा, कुछ चर होगा और कुछ अचर। चर का अर्थ है कि जो जीव कीचड़ में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करेगा, और अचर जो कीचड़ में एक जगह पर अपना पड़े हुए हैं। तो दोनों तरह के जीव इसमें हो सकते हैं। जैसे केकड़ा सब कहाँ रहता है? केकड़ा हो, घोंघा हो, कुछ मछली नहीं रहता है इसमें, तो ये सब इसमें पाया जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये हो गया झील जल का मंडल। अगला क्या था? झील के प्रकार, है ना। तो पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से अगर हम झील के प्रकार की बात करेंगे तो झील के 3 प्रकार होते हैं, है ना। एक होता है जिसको हम कहते हैं ओलिगोट्रॉपिक, ओलिगोट्रॉपिक झील, ओलिगोट्रॉपिक। दूसरा होता है मीजोट्रॉपिक, मीजोट्रॉपिक। और तीसरा होता है यूट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक, मीजोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक। तो इस तरीके से पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से झील 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? ओलिगोट्रॉपिक, दूसरा है मीजोट्रॉपिक, और तीसरा है यूट्रॉपिक। यूट्रॉपिक, है ना। 3 प्रकार की झीलें। अगर हम इन सभी झीलों की विशेषताओं की भी बात करें तो तुलनात्मक रूप से तभी हम विशेषता कर लेंगे, तो सबकी क्या हो जाए? विशेषता क्या होगी? तो झील के प्रकार और उसकी विशेषता, है ना। तो झील के प्रकार और उसकी क्या हो जाए? विशेषता हो जाए। झील के प्रकार और उसकी विशेषता। तो विशेषता में पहला की पारदर्शिता। जल की पारदर्शिता किस झील में ज्यादा होगी और किस झील में कम? पारदर्शिता। तो पारदर्शिता जो होती है ना ओलिगोट्रॉपिक झील में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा यानी ये स्वच्छ जल है, सबसे ज्यादा। मध्यम, पारदर्शिता मध्यम।
सबसे कम, यूट्रॉपिक झीलों की पारदर्शिता सबसे कम होती है। इसका अर्थ है कि ये जल गंदा होगा, तभी तो पारदर्शिता कम होगी ना, तो गंदा होगा पारदर्शिता। सौर प्रकाश, सौर प्रकाश, तो जो ओलिगोट्रॉपिक झीलें होती है सौर प्रकाश के दृष्टि चूंकि ज्यादा ट्रांसपेरेंट है तो क्या होगा, गहराई तक पहुंच होगा, है ना, तो ज्यादा पहुंच, इसमें ज्यादा पहुंच होगा, इसमें क्या होगा, मध्यम पहुंच। और चूंकि ये यूट्रॉपिक है, गंदा है, तो सौर प्रकाश की पहुंच क्या हो जाएगी, सबसे कम। यानी इन तीनों झीलों में सौर प्रकाश की पहुंच सबसे कम कहाँ पर है, यूट्रॉपिक झीलों में। तीसरा, जो O2 है, O2 की उपस्थिति कहाँ पर होगा ज्यादा, ओलिगोट्रॉपिक में ट्रांसपेरेंट है ना, तो यहाँ पर O2 की जो उपस्थिति होगी वो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर, सबसे ज्यादा। मध्यम, और O2 की उपस्थिति सबसे कम जो होती है यूट्रॉपिक झीलों में होती है। पारदर्शिता, सौर प्रकाश, O2 की उपस्थिति, फिर जलीय पादप की उत्पादकता, जलीय पादप की उत्पादकता। तो जलीय पादप की जो उत्पादकता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, यूट्रॉपिक में, है ना। तो सबसे कम, मध्यम, मध्यम, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और ऑल ओवर अगर हम उत्पादकता की बात कर लें, प्रोडक्टिविटी, चाहे जलीय पादप या जंतु हो, तो जो प्रोडक्टिविटी होती है झीलों में वो सबसे कम ओलिगोट्रॉपिक की, सबसे कम मध्यम, और सबसे ज्यादा जो होता है वो ओलिगो मीजोट्रॉप यूट्रॉपिक झीलों की होती है। इसको कहानी की तरह लिखाते उससे बढ़िया क्या हो गया आपका, कंपैरिजन हो गया कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से झील क्या है, तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक है। ओलिगोट्रॉपिक झीलें जो होती हैं सबसे ज़्यादा पारदर्शी, मेसोट्रॉपिक उससे कम, और यूट्रॉपिक सबसे कम है। इसका अर्थ है कि ये जल गंदा है, इसमें प्रदूषण ज़्यादा है, और आगे देखेंगे कि ये यूट्रोफिकेशन का एक प्रोसेस में क्लियर हो जाएगा। सौर प्रकाश, जो जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा पारदर्शी होगा उसमें अधिक पहुंचेगा, तो सौर प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ओलिगोट्रॉपिक, उससे कम मेसोट्रॉपिक, उससे कम यूट्रॉपिक। O2 की उपस्थिति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ओलिगोट्रॉपिक में, मेसोट्रॉपिक में उस पे कम, और यूट्रॉपिक में। तो जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना जी, तो वहां पर श्वसनकारी जीव होगा, नहीं होगा, क्योंकि O2 की उपस्थिति क्या है वहां पे, कम है। जलीय पादप की उत्पादकता सबसे कम, क्योंकि इसका अर्थ ये नहीं कि ये झील खराब है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ये झील सबसे ज्यादा है, ये ध्यान अच्छा है। जलीय पादप का होना का अर्थ है कि वो जलीय पारिस्थितिकी नुकसान की ओर जा रहा है। अगर झील में कोई या किसी जलीय निकाय में कोई पादप या कुछ तरह नहीं है तो वो स्वच्छ इकोसिस्टम है, ये ध्यान रखेंगे। तो मध्यम, और उसमें क्या है, जलीय पादप की उत्पादकता सबसे ज्यादा। आप कोई तालाब, कोई झील अपने गांव में देखे होंगे जिसमें जलकुंभी होता है, तो आप एक बताइए कि जलकुंभी वाला अच्छा होगा या बिना जलकुंभी वाला, क्लियर है ना। तो वो जलकुंभी बहुत बढ़ा या कुछ जलीय पादप तेजी से बढ़े उसका कुछ कारण है, इसलिए वो नुकसानदायक होता है। और आप देखोगे कि जिसमें जलकुंभी सब होता है ना, उस जलीय निकाय के जीव सब मरने लगते हैं, किनारे में आपको मछली सब मरे हुए मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसके कारण वो झील अच्छा नहीं है, जलीय निकाय वो खराब है। तो इसलिए वहां पर जलीय पादप की उत्पादकता क्या है, सबसे ज्यादा। उत्पादकता इसकी सबसे कम, इसकी मध्यम, और इसकी सबसे ज्यादा। कुल मिला के पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ये झील खराब है, प्रदूषित है, जीवों के लिए हानिकारक है। कंपैरिजन करके आ सकता है, अगर आएगा तो ओलिगोट्रॉपिक सब के बारे में ये है, तो बिल्कुल चार्ट को ध्यान में रखना है। क्लियर है।
नीचे में लिखेंगे झील पारिस्थितिकी की चुनौती या समस्या या संकट। अगला हो जाएगा झील पारिस्थितिकी, झील पारिस्थितिकी की चुनौती, झील पारिस्थितिकी की चुनौती या संकट। तो आप खुद बताइए कि अगर आपके गांव में कोई तालाब है, कोई झील है, वो किसी संकट का सामना कर रहा है? क्या संकट है? अगर आप दो चार पॉइंट हमें गिना दें तो ये क्लियर है यहाँ पे। क्या है संकट? आपके आपके गांव में है तालाब? नहीं आपके गांव में? तो आप बताइए आपके गांव में अगर तालाब है तो उसकी क्या समस्या दिखाई दे रही है? गंदगी है ना। तो कुल मिला के क्या हुआ, प्रदूषण कर रहे हैं हम लोग उसका। ठीक है, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपके गांव में है? ये लोग जो ना बोल रहे हैं ना, क्यों जान रहे हो ना विनोद? ये लोग इसलिए कि वो तो सर तो फिर पूछेंगे, और अगर बोल दोगे हमारे गांव में नहीं है तो पूछने से बच जाओगे। अच्छा तालाब नहीं है, झील है ना, वो भी नहीं है, तो लोग पानी कैसे पीते हैं? हैंड पंप से। अच्छा जी, सुन रहे हो ना विनोद, बचना कैसे है सीखो इस क्लास से। और किधर पूछा जाए, आपके गांव में है? आप बताइए इनको छोड़ के क्या समस्या दिखाई दे रही है? जलकुंभी की वजह से पानी ढक जाता है, ठीक है। आपके गांव में है? नहीं, आप ही से पूछ रहे, नहीं है ना? आपके गांव में? कहाँ? अच्छा ट्रेन से जाते समय देखा है, तो अपनी यात्रा वृतांत सुनाइए। सुनाए, सुनाए। पकड़ने के तरीके होते हैं ना, इनको लगा कि बच जाएंगे। हाँ तो यात्रा वृतांत में तो कुछ देखा ना, वो बताइए क्लास को। पूरा कचरा फेंकते रहते हैं, ठीक है। आपके गांव में है? आपके गांव में है मतलब? हाँ तो क्या चुनौती है? सूख गया, हाँ मतलब सूख गया। मतलब इसका अच्छा उत्तर है, अच्छा उत्तर है, सही है, होता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अच्छा था पर सूख गया, मतलब वो झील ही खत्म हो गया। हाँ। अच्छा पानी नहीं, मतलब तालाब है ना कि उसको भर के लोग जमीन बना दिए, मतलब तालाब है अभी, इसका मतलब ये हुआ कि लोग जल का अति दोहन कर लिए, जिसके कारण वो क्या हुआ, सूख गया। आपके गांव में है? क्या समस्या बताइए? तो ये तो सब रिपीटे कर रहे हैं, बस वही है। आप बताइए आपके गांव में है तालाब कुछ ऐसा? क्या समस्या है उसकी? देखो ऑनलाइन वाले कटाक कटाक लिख रहे हैं। तो कुल मिला के बात समझ में आ गया ना? आपके गांव में है? ये तो, ये तो चेहरे से लगता है कि गांव नहीं जाता है। सही बोल रहा हूं ना मैं? देखो वो चेहरे बता देते हैं कि आप जमीन से जुड़े हैं या हवा में रहने वाले हैं। जो शहर में होता है ना वो हवा में रहने वाला, तो उसका वो एक पाय ऐसे, दोनों पाय ऐसे रहेगा, है ना। और जो जमीन से जुड़ा रहेगा गांव से, उसका पैर हमेशा मिट्टी में जमा रहता है। और वृक्ष वही टिका रहता है जो मिट्टी में रहता है, जिसकी तना, जिसकी जड़ें ऊपर आ जाती है, हवा उसको उखाड़ के लेके चला जाता है। इसलिए हमेशा पैर को जमीन में दबा के रखिए। यार बफरिंग हो रहा है, देखो लोग लिख रहे हैं बफरिंग हो रहा है, लिखिए पॉइंट वाइज। अब आप लोग समझ गए, ऑनलाइन भी बहुत उत्तर दिए हैं, सभी का सही है। लिखिए पहला पॉइंट, विभिन्न मानवीय कार्यों में, विभिन्न मानवीय कार्यों में, विभिन्न मानवीय कार्यों में जल का अति दोहन, जल का अति दोहन होता है ना। तो जैसे इन्होंने कहा कि तालाब था सूख गया, क्यों सूख गया, है ना। सही है, हमारे गांव में भी तालाब सब है, छोटे तालाब सबसे ज्यादा पानी, अभी जैसे गेहूं की खेती है, लोग सिंचाई के लिए यूज करते हैं, पानी ज्यादा निकालेंगे, मई जून तक जाते जाते क्या हुआ, वो सूख जाता है। तो
विभिन्न मानवीय कार्य के लिए जल का अति दोहन। दूसरा हो जाएगा अति मत्स्यन, है ना। अगर फिशिंग अधिक कर लेंगे तो वो भी जलीय निकाय के लिए, जीवों के लिए हानिकारक है। फिर अतिक्रमण, आप देखोगे कि जिसका घर झील या तालाब सबसे लगा रहेगा ना, अपने घर का कूड़ा कचरा सटा के डालते रहेगा, धीरे धीरे वो संकुचित होते जाएगा और उसका जमीन बढ़ते जाता है ना। 4 साल के बाद यहाँ से घेरा था, फिर यहाँ से घेर लिया। होता है, ये सब गांव में रहेंगे तभी देखेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा। हाँ, अति मत्स्यन यानी कि खूब। अच्छा, अच्छा, मत्स्यन लिखा गया है। अति मत्स्यन। अतिक्रमण चौथा। फिर क्या हो जाएगा, अवसादीकरण, है ना। झील सब में क्या होता है, अगर अवसाद बहकर आए तो धीरे धीरे अवसादीकरण से क्या होता है कि वो कम गहरे होते जाते हैं। तो अवसादीकरण। पांचवा क्या होता है, विभिन्न मानवीय कार्यों से प्रदूषण। विभिन्न मानवीय कार्यों से, विभिन्न मानवीय कार्यों से प्रदूषण, है ना। फिर वर्षा जल के साथ, वर्षा जल के साथ, वर्षा जल के साथ मल जल का, आता है ना, मल जल का आना, जिसमें पशु का भी होगा और हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं सदाबहार जो खुले में बैठना पसंद करते हैं। अब तो थोड़ा सा कम हो गया। नहीं तो लोग लोटा लेते थे। तो अब वर्षा होगा तो क्या होगा, वो वर्षा जल के साथ शराब वाहित होके जलीय निकाय में आ जाता है। तो वर्षा जल के साथ मल जल का आना। नौ, सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा। देखिए, झील, झील को भरकर, झील को भरकर उसके भूमि का उपयोग, उसके भूमि का उपयोग, उसके भूमि का उपयोग आवास निर्माण के लिए कर लिया जाता है ना। आवास निर्माण, आवास निर्माण, औद्योगिक विस्तार, आवास निर्माण, औद्योगिक विस्तार, आवास निर्माण, औद्योगिक विस्तार, नगरीय विस्तार, इस सब के लिए कर लिया जाता है। जैसे आप देखोगे कि शहरों में धीरे धीरे जितने भी झील और आर्द्र भूमि सब थे वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। बेंगलुरु इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। चेन्नई इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके देखो हो क्या रहे हैं, जैसे एक बार प्रश्न पूछा है कि भारतीय शहर जो है अपनी समस्याओं से खुद त्रस्त है। क्या है उसकी समस्या, जैसे खासकर जल के संदर्भ में आप देखेंगे, जैसे कि शहरों में क्या है ना कि अगर वेटलैंड हो, झील हो, इस तरह के जलीय निकाय हो तो इसके कई सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये हुआ कि झील है, वेटलैंड है, तो आपको बाढ़ और सूखे से क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। अब वो झील है, जलीय निकाय है, तो उसका पानी रिस कर अंदर जाएगा, तो फिर क्या होगा, भूमिगत जल भी रिचार्ज होगा, और फिर आप ट्यूबवेल के माध्यम से कई तरीके से उस भूमिगत जल को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। अब हम क्या करते रहा जा रहे हैं कि ये जो झील हैं, जो जलीय निकाय हैं, उस सब को भर के हम क्या करते जा रहे हैं, शहर का विस्तार करते जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार करते जा रहे हैं। अब इसके कारण शहर को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दोहरी मार क्या झेलनी पड़ रही है, एक तो जो जलीय निकाय था, जो जल को स्टोर करता था, उसको भर के आपने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, तो जमीन के मैक्सिमम एरिया का क्या हो गया, कंक्रिटाइजेशन हो गया। तो अब वर्षा होगी तो जल रिचार्ज नहीं होगा, तो धीरे धीरे भूमिगत जल स्तर क्या होगा, कम होते जाएगा। यूज की प्रकृति तो कम नहीं होती है शहरों में, क्योंकि धीरे धीरे शहर की आवश्यकताएं बढ़ती ही है।
तो यूज हम ज़्यादा करने लगते हैं और रिचार्ज होने नहीं देते हैं। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, उसके कारण डिप्लेट होते गया और लास्ट में जाकर वो बड़ी ही वाटर क्राइसिस की स्थिति आ जाती है। जैसे बेंगलुरु है, चेन्नई है, कभी आप जाके नेट पर सर्च करना कि बेंगलुरु में आज से 50 साल पहले क्या स्थिति थी और आज के डेट में। वहाँ पर जितने भी झील वेटलैंड थे सबको भरकर बिल्डिंगें बना दी गई है, इसलिए वहाँ पर क्या है कि भूमिगत जल खत्म हो चुका है। चेन्नई में भूमिगत जल लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि इसी तरीके से। और दूसरा हमने क्या कहा कि ये क्या करते हैं कि हमें बाढ़ से सुरक्षा देते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आपने झील या वेटलैंड सब के क्षेत्र को भर के उसका जमीन यूज कर लिया, और वर्षा होगा तो पानी आखिर जाएगा कहाँ, वो निम्न भूमि के क्षेत्र में ही जाएगा। तो फिर अधिक वर्षा हुआ वो सब एरिया क्या होता है, जलमग्न और वाटर लॉगिंग की कंडीशन में आ जाता है। तो कुल मिला के यह प्रक्रिया जो है हमें बाढ़ से भी रूबरू करा रहा है। शहरों में बाढ़ आने का क्या है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा उसको हमें दूसरी क्या हमें परेशानियां हो रही है कि हम जल संकट से भी जूझते जा रहे हैं। आप देखो नेहरू विहार सब के आसपास में यहाँ पर देखोगे छोटे छोटे वो जलीय निकाय बनाए गए थे, अब धीरे धीरे सबको हटा करके क्या किया जा रहा है, वहाँ देखो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो अब धीरे धीरे इस एरिया सब में क्या होगा, ग्राउंड वाटर कम होगा, क्योंकि यूज की प्रकृति तो बढ़ ही रही है, लेकिन धीरे धीरे रिचार्ज नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, जल संसाधन पर पीटी और मेंस हमेशा क्वेश्चन पूछा है। 2025 का भी पेपर आप देखिए, थर्ड पेपर में पूछा है कि भारत में भूमिगत जल में गिरावट का कारण क्या है। 24 में भी वही क्वेश्चन था कि गंगा घाटी में भूजल में गिरावट का कारण बताइए। तो वाटर रिसोर्सेज पर इसीलिए कहते हैं ना कि क्वेश्चन बैंक देखने से थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप पीटी देने जाएं, मेंस देने जाएं, वाटर रिसोर्सेज पर आपका काम अच्छा से होना चाहिए। अगर है तो 100% आप एक क्वेश्चन पीटी में भी और मेंस में भी बना के आएंगे। पीटी में कैसा प्रश्न है, तो जो स्वच्छ जल है उसका वितरण कैसा है, मतलब उसका परसेंटेज कहाँ पर क्या है, उस पर कंटिन्यू क्वेश्चन आया है। जैसे प्रकृति में हम कहते हैं ना कि 97.6% क्या है, 97.5% लवण जल है, जिसका हम यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते, केवल 2.5% फ्रेश वाटर है। वो 2.5% जो फ्रेश वाटर है उसका वितरण कैसे है, कितना प्रतिशत किस में है, इस पर कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया। एक बार लोग उसकी तैयारी कर ले कि स्वच्छ जल का सर्वाधिक भाग ध्रुवीय हिम और बर्फ में है, उसके दूसरे स्थान पर आता है भूमिगत जल, तीसरे स्थान पर झील नदी आता है, चौथे स्थान पर जो है जो है सो वायुमंडलीय नमी, और पांचवें स्थान पर मृदा नमी। बस यही तो है। और इस पर हर एक बार एक क्वेश्चन पूछता है, इतना सरल प्रश्न आता है लेकिन लोग काम करके नहीं जाएंगे, तब कहेंगे ये प्रश्न कहाँ से आ गया। अरे भाई आप कंटिन्यू देखिए, वो प्रश्न पूछ रहा है कि स्वच्छ जल के वितरण में प्रतिशत किसका कहाँ पर है, पहले क्रम, दूसरे क्रम, तीसरे क्रम, चौथे क्रम पर। छोटा सा पार्ट है, अरेंज कर लेंगे, हर एक बार एक क्वेश्चन बनेगा। वाटर रिसोर्स पर हमेशा मेंस में क्वेश्चन आया है। तो दिक्कतें उसको होती है जो कभी प्रश्न पत्र को नहीं देखता है, केवल पढ़ लिया और चले गए, आपको पैटर्न पता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, एग्जाम के लिए वो कितना अच्छा है आप उसको देख नहीं पाते हैं, जबकि जरूरी क्या है, एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, वो पढ़ना जरूरी है। तो इसके कारण क्या होता है कि झील को हम भरकर उसके भूमि का क्या करते जा रहे हैं, उपयोग, इसलिए शहरों सब में वेटलैंड झील सब क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। आठवां इसके कारण झील जल में क्या है, झील जल में, या कहीं पर देखेंगे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, झील जल में आक्रामक आक्रामक विदेशी आक्रामक विदेशी प्रजाति का प्रवेश, आक्रामक विदेशी प्रजाति का प्रवेश, ये पर्यावरण के लिए कहीं पर भी हानिकारक होता है। एक्जॉटिक स्पीसीज है ये, है ना। तो जो एक्जॉटिक स्पीसीज होते हैं ये पादप भी हो सकता है और जंतु भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल ये पादप ही होगा। तो आक्रामक विदेशी प्रजाति का अर्थ होता है कि ये पादप भी हो सकता है एक्जॉटिक स्पीसीज में, और ये क्या हो सकता है, कोई जंतु समुदाय भी हो सकता है। एक्जॉटिक स्पीसीज का अर्थ है कि यदि भारत में यदि भारत में
यदि भारत में कोई विदेशी कोई विदेशी वनस्पति या जीव आ जाए, विदेशी वनस्पति आ जाए, इसका अर्थ यही हुआ कि ऐसी कोई वनस्पति है जो भारतीय क्लाइमेट दशाओं की उपज नहीं है, वो बाहर से आकर भारत में क्या हुआ है, स्थान बना लिया है। तो ऐसी कोई वनस्पति या जीव जो भारत में आकर स्थान बना लिया है, उसको ही हम क्या कहते हैं, एग्जॉटिक स्पीसीज कहते हैं। ये पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक होते हैं कई तरीके से। ऐसे जो स्पीसीज होते हैं जो एग्जॉटिक होते हैं, उनमें प्रजनन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। मान लीजिए कोई ऐसा एक्सोटिक पादप है या जंतु है जिसमें प्रजनन या फैलने की क्षमता ज़्यादा है, तो वो स्थान क्या करेगा, ज़्यादा यूज करेगा, वो संसाधन क्या करेगा, ज़्यादा यूज करेगा। तो स्थानीय वनस्पति या जंतु के लिए क्या होगा, वो हानिकारक होता है। तो एग्जॉटिक स्पीसीज सब कई पारिस्थितिकी में पाए जाते हैं। जैसे जलकुंभी है, देखो जलकुंभी को बंगाल का टेरर कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहते हैं उसको। अब उसके पास पिस्तौल बंदूक तो नहीं है कि वो सबको घुमाते फिरेगा कि हमारा नहीं करोगे तो हम गोली मार देंगे, है ना। लेकिन उसको बंगाल का टेरर कहा जाता है। क्यों कहेंगे टेरर, क्योंकि वो जलीय निकाय सम भर के सबको क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है, इसलिए उसको बंगाल का टेरर कहते हैं। दूसरा आप देखोगे जैसे अ, एक नाम है प्रोसिपस जूलीफ्लोरा। ये भारत में एक पादप है जो एग्जॉटिक पादप है। एक बार पीटी में पूछा भी हुआ है कि समाचार की सुर्खियों में रहने वाला प्रोसिपस जूलीफ्लोरा क्या है। आप जाकर क्वेश्चन बैंक देखना, तो आपको बताएंगे जैव विविधता में। लेकिन इस तरह के जैसे एक है सेन्ना स्पेक्टेबिलस, ये भारतीय पर्यावरण में एग्जॉटिक है। ये दक्षिण अमेरिकी मूल का पौधा है। भारत में चाहे वो उपनिवेश काल में आया होगा जिस रूप में, और फिर यहाँ के वनस्पति और अन्य जीवों के लिए क्या है, वो हानिकारक होते जा रहा है। तो एग्जॉटिक स्पीसीज पादप भी हो सकता है, पादप भी हो सकता है और जंतु भी। जैसे अभी जो हमने नाम लिया है ना, आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसका नाम है एक, जैसे बताया, सेन्ना स्पेक्टेबिलस। आप लिखिए गूगल में और बताएगा कि वो कहाँ पर है और किस तरीके का है। प्रोसिपस जूलीफ्लोरा ये भी है, प्रोसिपस जूलीफ्लोरा ये भी भारतीय परिस्थितियों में एक्जॉटिक स्पीसीज है। नाम लिखो, देखो बताएगा कि इस सब का मूल कहाँ का है। ये सेन्ना स्पेक्टिविलस जो है ना, ये मधुमलई टाइगर रिजर्व में पाया गया है। मधुमलई टाइगर रिजर्व में। सरसों के फूल जैसा इसका फूल होगा, है पीले टाइप का। देखो उसके बाद में क्या लिखा होगा। एक आदमी बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है, लेकिन आप उसको पढ़े कहें, ये कौन मतलब है, मोहम्मद ईसा। ये लिखे हैं झील जल की समस्या में, मैं पढ़ ही देता हूँ कि नहाते समय लोग नहाते समय लोग मलमूत्र निकालते हैं। बताओ कितना क्रिएटिव। हाँ ये कई बार होता है। आप जब वाटर पार्क सब में जाओगे ना, तो वाटर पार्क सब में वो पानी में जो है ना मल तैरते रहता है, इसलिए वाटर पार्क सब में गर्मियों में नहीं जाना चाहिए। मिला कुछ, मिला इसके बारे में, है एग्जॉटिक, क्या है। हाँ लेकिन वो एग्जॉटिक है। वो उसका बीज जो है ना बहुत तेजी से अंकुरन करता है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व में है क्या। हाँ जी, हाथी। हाँ हाथी बाघ सब के लिए वहां पर वो पानी ज्यादा यूज कर रहा है, अन्य वनस्पतियों को फैलने से रोक रहा है। तो इसके लिए अब मधुमलाई टाइगर रिजर्व से इसको हटाने का आदेश दिया गया है। अब जैसे पार्थेनियम घास है, नाम सुना है, गाजर घास, एग्जॉटिक स्पीसीज है। पार्थेनियम या गाजर घास का जो धूलकण होता है वो अस्थमा का कारण बनता है, दम्मा बीमारी का वो कारण बनता है। तो मानव हेल्थ को भी ऐसी प्रजातियां नुकसान पहुंचाती हैं।
क्लियर है? बढ़े आगे। तो 8वां हो गया ये, और 9वां हो जाएगा सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। जलीय निकाय का सुपोषण, यानी कि झील निकाय का सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। सुपोषण या यूट्रोफिकेशन, इस पर प्रश्न पूछता है। जब बायोडायवर्सिटी वाले टॉपिक में जाएंगे तो इस सब पर और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इस पर प्रश्न हमेशा एक दो रहता है प्रीलिम्स में। क्या? बेशरम पौधा है ये क्या? अब उसको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ के मूल का है। मतलब अगर वो भारत से बाहर, हाँ तो वो बाहर का है तो एक्जॉटिक है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बढ़े आगे। तो ये हो गया झील पारिस्थितिकी की समस्या चुनौती है। हम्म, हम्म। बढ़े आगे। तो अलग से हेडिंग बनाएंगे, सुपोषण यूट्रोफिकेशन, इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं। सुपोषण, सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। ये ऑनलाइन वाले छात्र जो होते हैं ना, वही हम लोगों को जीवंत बनाए रखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हैं। इसमें नेट है जी। कहाँ आ रहा है इसका कीबोर्ड? कैसे आएगा इसका कीबोर्ड? हाँ, ये जो जल है ना, ये यूट्रोफिकेशन वाला जलीय निकाय है। विजिट करते हैं इस पे हम। अगर किसी जलीय निकाय में इस तरह की दशाएं हैं तो 3 तरीके के झील हम लोग पढ़ रहे थे ना, ओलिगोट्रॉपिक, मीजोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक। यही है यूट्रॉपिक झील है। तो अब आप बताइए, ये झील अच्छा है या जो ओलिगोट्रॉपिक होगा वो? ओलिगोट्रॉपिक, क्योंकि उसमें पारदर्शिता अच्छी है। क्लियर है? ध्यान से देखिए। तो यूट्रोफिकेशन जो है क्या है, किस किस प्रोसेस से ये होकर गुजरेगा और किस तरीके से है, ये है। यूट्रोफिकेशन का हिंदी शब्द होता है सुपोषण। सुपोषण हम उस स्थिति को कहते हैं जब किसी स्थिर जलीय निकाय में, यानी कि जिसमें वाटर फ्लो नहीं करता है, कई जलीय निकाय जैसे नदी है, फ्लोइंग वाटर है, झरना है, फ्लोइंग वाटर है, तो ऐसे जलीय निकाय का जल्दी सुपोषण नहीं होता है, क्योंकि अगर उसमें कुछ प्रदूषणकारी पदार्थ या सुपोषण करने वाले पदार्थ आए तो बहकर निकल भी जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्थिर जलीय निकाय है जिसमें पानी बाहर नहीं निकलता है, तो उसमें जैसे जैसे प्रदूषक आते जाएंगे वो क्या होता होगा, जमते जाएगा, उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो सुपोषण जो होता है ना, अर्थ सबको अब हम समझते जाते हैं। सुपोषण का सिंपल सा अर्थ है कि अगर किसी जलीय निकाय में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, तो किसी जलीय निकाय में अगर पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाए तो उसको हम सुपोषण कहते हैं। प्रश्न उठता है कि कौन सा पोषक तत्व? तो अगर किसी जलीय निकाय में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाए तो उसको हम उस जलीय निकाय का क्या कहते हैं, सुपोषण। अब आप कहेंगे कि अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस बढ़ ही गया तो इससे नुकसान क्यों होगा, क्योंकि तो हम लोग खेतों में भी यूज करते हैं, नहीं करते हैं जी। लेकिन आप ये बताइए कि आवश्यकता से अगर कोई चीज़ अधिक मात्रा में होगा तो वो क्या होगा, नुकसान ही होगा ना। जैसे मान लीजिए इस शरीर को अच्छे ग्रोथ के लिए प्रत्येक दिन 10 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। छोटे से उदाहरण से चलते हैं कि प्रत्येक दिन अगर इस शरीर को 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है तो ये शरीर अच्छे से संतुलित विकास करेगा। और इस शरीर को प्रत्येक दिन 200 ग्राम प्रोटीन देने लगेंगे तो क्या होगा,
ये नुकसान करेगा, हो सकता है कि वो कैंसर का कारण बनना शुरू हो जाए, क्योंकि प्रोटीन युक्त पदार्थ का अधिक भोजन करना कैंसरियस होता है, वो सेल बढ़ाना शुरू करेगा, तो वो बॉडी के लिए भी हानिकारक है। आप वसा वाला फैट वाला पदार्थ ज़्यादा लीजिए, फैटी लीवर की समस्या होती है। यस या नो? मोटे होने लगेंगे, तोंद बढ़ने लगेगा, थुल थुल करने लगेंगे, है ना? तो है ना? और लेकिन कम लिया तो मेरे जैसे स्लिम ट्रिम रहेंगे, है ना? 26 के लगेंगे, हाँ सही हो, नहीं तो फिर सीधे 50 के लगेंगे, मोटे हो जाएंगे सब कुछ। थोड़ा सा यार देखो, इन लोगों का आवाज़ काम नहीं कर रहा है, इन लोगों का आवाज़ काम नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा? ये लोग भी हमें सुनने के लिए बड़ा उत्साहित रहते हैं। तो बात समझ में आ गई? हाँ, तो इसलिए क्या है कि अगर किसी जलीय निकाय में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाए तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। अब ये सुपोषण दो प्रकार से हो सकता है, प्राकृतिक कारणों से भी और मानवीय कारणों से। प्राकृतिक कारणों से अगर इसका सुपोषण हो तो वो मंद सुपोषण है। प्राकृतिक कारण से कैसे होगा? अब जैसे अभी हम लोगों ने झील देखा, तो झील के चारों किनारे वनस्पति जीव जंतु होते हैं। अगर उस वनस्पति और जीव जंतु की मृत्यु होती है तो उसका जो जैविक पदार्थ है वो वर्षा जल के साथ पवन सब के द्वारा अपवाहित करके कहाँ लाया जाएगा? झील में, जो धीरे धीरे उसमें क्या करेगा? जैविक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएगा। लेकिन ये क्या होगा? धीरे धीरे होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा। तो प्राकृतिक कारणों से जो सुपोषण होगा उसको हम क्या कहेंगे? मंद सुपोषण कहेंगे। लेकिन मानवीय कारणों से जो सुपोषण होता है इसको त्वरित या संवर्ध सुपोषण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई झील है, कोई तालाब है, और उसके किनारे अगर रासायनिक कृषि हो रही हो, ऐसी कृषि जिसमें हम नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फेटी उर्वरकों सब का यूज करते हों, और वो अगर रासायनिक पदार्थ वर्षा जल के साथ अपवाहित होकर झील या जलीय निकाय में चल जाए, तो वो क्या कर सकता है? उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों की मात्रा को बढ़ाएगा। तो मानवीय कारणों से क्या होगा? इसका सुपोषण होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो तेजी से होगा। तो मंद सुपोषण प्राकृतिक कारणों से, संवर्ध सुपोषण मानवीय कारणों से। जब सुपोषण होगा तो होता क्या है कि जलीय पारिस्थितिकी में कुछ जीव पादप तेजी से ग्रोथ करते हैं। जैसे जलकुंभी है, बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। जल कुमुदनी का नाम सुना है? जल कुमुदनी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। जलकुंभी को ही वाटर हाइसिंथ कहते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और जो साइवाल होता है वो भी बहुत तेजी से क्या होता है? ग्रोथ करना शुरू करता है। जब जलीय निकाय में शैवाल ग्लो करता है इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं एल्गी ब्लूम्स कहते हैं, शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। और जब जलीय निकाय में शैवाल बहुत तेजी से ग्रो करता है, तो ये है शैवाल जो इसमें बन गया है, ये क्या है कि लगभग ग्रीन कलर का है। इसलिए तो जलीय निकाय के शैवाल प्रस्फुटन के बाद जो अगला स्टेज होता है ना, इसको हम कहते हैं वाटर ब्लूम्स कहेंगे। वाटर ब्लूम्स का अर्थ है कि शैवाल के अधिक प्रस्फुटित हो जाने के कारण जलीय पारिस्थितिकी का रंग बदलने लगता है। अब ये नॉर्मल पानी है? नहीं है ना, ये तो शैवाल के कलर का क्या हो चुका है? हो चुका है। तो अब वाटर ब्लूम निर्भर करेगा किस पर? कि किस रंग के शैवाल का प्रस्फुटन हुआ है। अगर वो ग्रीन कलर का है तो जलीय पारिस्थितिकी का रंग ग्रीन हो जाएगा। थोड़ा सा रेडिश ब्राउन टाइप का होगा तो वो ऐसा हो जाए। आप अपने गांव में भी देखते होंगे, कभी आप जाना कि तालाब के किनारे जाएंगे और अगर उसमें एल्गी ब्लूम की घटना हुई रहेगी तो तालाब के किनारे आप हरे देखोगे, जल के ऊपर देखते हैं ना, दैट इज द यूट्रोफिकेट है। कई बार देखेंगे कि ऊपर में वो पानी के ऊपर में रेडिश ब्राउन टाइप का रहता है, तो इसका अर्थ है कि उसमें उस कलर के शैवाल का प्रस्फुटन हो गया है, इसलिए उस तरीके की चीजें आ गई है। अब ऐसी दशा में एक टर्म यूज किया जाता है इसके लिए, रेड टाइड की घटना। रेड टाइड का अर्थ होता है कि अगर जलीय निकाय में लाल कलर के शैवाल का प्रस्फुटन हो गया है, जो जनरली डिनोफ्लैजलेट नामक शैवाल से होता है।
लेकिन ये एक भ्रामक शब्द है। जलीय निकाय के संदर्भ में जो रेड टाइड की घटना है वो एक भ्रामक शब्द है। भ्रामक शब्द इसलिए है क्योंकि जलीय निकाय का कलर निर्भर किस पर करेगा, किस कलर का शैवाल का प्रस्फुटन हुआ है। अगर रेड है तो रेड टाइड, ग्रीन है तो ग्रीन टाइड। केवल रेड टाइड नहीं, लेकिन वो रेड टाइड शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जिस तरीके के शैवाल का प्रस्फुटन हुआ है उस तरीके के घटनाएं वहाँ पर होगी। अब आप हमें ये बताइए कि अगर ऐसा किसी जलीय निकाय का हो गया तो क्या इसमें सूर्य प्रकाश पहुंचेगा? बहुत कम पहुंचेगा। तो ऐसे जलीय निकाय की ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई? कम। तो यूट्रोफिकेट का पहला पॉइंट क्या लिखा था कि पारदर्शिता कम होती है। सूर्य प्रकाश क्या होगा? कम पहुंचेगा। अब अगर सूर्य प्रकाश कम पहुंचा तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी बाधित होगा, और फोटोसिंथेसिस बाधित हुआ तो इस जलीय निकाय में ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब ऑक्सीजन कम होगा तो दो तीन प्रोसेस होगा। पहला क्या प्रोसेस होगा कि एक तो ऑक्सीजन की कमी है तो या तो जलीय जीव यहाँ से भाग जाएंगे या ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे जाएंगे। घिरा हुआ जलीय निकाय है, भागोगे कहाँ? थोड़े है कि यहाँ नदी है तो यहाँ से निकल के निकल जाओ दूसरी जगह, यहाँ तो इसी में रहना है। इसलिए आप देखेंगे कि जो जलकुंभी वाला तालाब सब होता है ना उसमें किनारे में मछलियाँ आपको मरी हुई मिले, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी है, घुलित ऑक्सीजन जो जलीय जीवों के लिए चाहिए। तो जलीय जीव मरने लगेंगे या तो फिर क्या करेंगे, पलायन हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि श्वसन दो प्रकार का होता है, आक्सी और अनाक्सी। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है वो क्या है? ऑक्सी श्वसन। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है अनाक्सी श्वसन। तो अगर इस जलीय निकाय में ऑक्सीजन की कमी है और तब अगर जलीय जीव रेसिपिरेशन करेंगे तो क्या करेंगे, अनाक्सी। और अनाक्सी श्वसन में बाई प्रोडक्ट के रूप में मीथेन और अमोनिया बनता है। तो इसलिए क्या होगा कि जैसे ही इस जलीय निकाय में मीथेन और अमोनिया बनेगा, जलीय निकाय से बदबू आने लगेगा, पानी महकने लगता है। मीथेन का कैसा गंध होता है, बदबू आने लगता है। अब तीसरा यहाँ पर यह भी होगा कि जैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा, जीव मरे, धीरे धीरे ये डेड जोन सब बन जाएगा, जीव जीवों से रहित हो जाएगा। अब जब जीव मर रहा है ऑक्सीजन की कमी के कारण तो इस जलीय निकाय में एक और चीज होने लगता है जिसको हम कहते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग। जैविक ऑक्सीजन मांग क्या है कि जैसे इस जलीय जीव जब यहाँ पर मरते हैं ना, तो इन जलीय मरे हुए जीवों को समाप्त करने के लिए जलीय सूक्ष्मजीवियों के द्वारा ऑक्सीडेशन की क्रियाएं की जाती है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। उसको हम जैविक अपघटन की प्रक्रिया कहते हैं। तो मरे हुए जीवों को समाप्त करने के लिए जलीय जीवों के द्वारा बढ़ाई गई ऑक्सीजन की मांग को हम क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यदि किसी जलीय निकाय में बीओडी ज्यादा है, इसका अर्थ है कि उस जलीय निकाय में जैविक प्रदूषक ज्यादा है, जिसको समाप्त करने के लिए, जैविक अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त करने के लिए जलीय सूक्ष्मजीवियों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। और ऐसा है तो वो पारिस्थितिकी पूरी तरीके से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विनाश कर जाएगा। इस पर पीटी में कई सारा क्वेश्चन आया है, बीओडी पर क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन पर क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन है, रिपीटेड भी होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। समझ में आई बात है? बढ़ें आगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसमें। कहाँ गए भैया? अरे दादा, आ जाए इधर भाई। तो चलिए अब लिखिए आप सुपोषण, है ना। तो सुपोषण में जैसे हम लिखेंगे वैसे ही आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्थिर जलीय निकाय है और इस जलीय निकाय में क्या हो चुका है कि बाहर से, किसी जलीय निकाय में बाहर से अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की मात्रा, पोषक तत्व की मात्रा का बढ़ जाना
पोषक तत्व की मात्रा का बढ़ जाना सुपोषण कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है, सुपोषण कहलाता है। तो सिंपल सा क्या हुआ कि झील में पोषक तत्व की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। कौन से पोषक तत्व की मात्रा बढ़ गई है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ गई है, जिसको हम क्या कहेंगे, सुपोषण। अब ये जो इसका सुपोषण हुआ है, तो सुपोषण के प्रकार हो जाएंगे, सुपोषण के प्रकार। तो अगर हम सुपोषण के प्रकार की बात करेंगे तो सुपोषण दो प्रकार का होगा। एक मंद सुपोषण, मंद सुपोषण यानी कि जो धीरे धीरे से होगा, और दूसरा होगा त्वरित सुपोषण, जो तेजी से होगा, त्वरित सुपोषण, है ना। तो त्वरित सुपोषण, मंद सुपोषण और त्वरित सुपोषण। मंद सुपोषण जो होगा वो किसके कारण होगा, प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक कारणों से। तो मंद सुपोषण प्राकृतिक कारणों से, और जो त्वरित सुपोषण होगा वो किससे होगा, मानवीय कारणों से, मानवीय कारणों से। तो ये होगा मानवीय कारणों से, मानवीय कारणों से। प्राकृतिक कारणों से ये क्या होगा, तो जलीय निकाय के आसपास के, जलीय निकाय, जलीय निकाय के आसपास के, आसपास के जैविक पदार्थों का आना, जैविक पदार्थों, जैविक पदार्थों का आना। किस प्रकार के जैविक पदार्थ, जो मृत जैविक पदार्थ हैं। यानी कि जलीय निकाय के चारों तरफ जो वनस्पति है, जो कुछ जीव जंतु है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वर्षा जल और पवन के द्वारा क्या होगा, वो अपवाहित करके क्या किए जाएंगे, जलीय निकाय में लाए जाएंगे, जिससे उसमें जैविक प्रदूषकों की मात्रा बढ़ते जाएगी। आप गांव में रह रहे हैं इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक क्यों नहीं मिल रहा है भैया, आज तो गांव में सब कुछ ऑनलाइन पहुंच जा रहा है, नहीं पहुंच जा रहा है। आप जो चीज़ मंगाएंगे सब गांव में पहुंचा देते हैं। हम गांव में कभी कभी जाते हैं तो हमारी भतीजी देखते हैं डेली कुछ ना कुछ मंगाते रहती है। हम बोले कौन सी मंगाती हो यार, तो ये है किताब कॉपी, जो चीज़ है सब ऑनलाइन पहुंच जाता है, तो आप बुक कर लीजिए। क्या, जोमेटो वाले, जोमेटो वाले किताब थोड़े पहुंचाते हैं, वो तो खाना पहुंचाते हैं शायद। अमेजन वाले होंगे, फ्लिपकार्ट वाले होंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर कमेंट, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कमेंट है नहीं है उसको इग्नोर कर दिए। कैसे इग्नोर कर दें यार, वही तो, हाँ जीवित रखते हैं। तो बुकलेट जो है, ये क्वेश्चन बैंक आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, कोई भी उसमें प्रश्न केवल होना चाहिए, बस वो कोई भी प्रकाशन का होगा, है ना। मानवीय कारणों से जो सुपोषण होगा वो किससे, कृषि में प्रयुक्त, कृषि में प्रयुक्त, कृषि में प्रयुक्त नाइट्रोजनी, कृषि में प्रयुक्त नाइट्रोजनी एवं फॉस्फेटी, नाइट्रोजनी एवं फॉस्फेटी उर्वरकों के उपयोग से, नाइट्रोजनी एवं फॉस्फेटी उर्वरकों के उपयोग से। तो मानवीय कारणों से इस तरीके से सुपोषण होगा और ये तेजी से होगा। अब है एक इसमें कि सुपोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, सुपोषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो सुपोषण की प्रक्रिया है, सुपोषण की प्रक्रिया में जलीय निकाय में सबसे क्या होता है, शैवाल प्रस्फुटन, इसी को कहेंगे एल्गी ब्लूम। तो शैवाल प्रस्फुटन,
यानी कि शैवाल का तेजी से ग्रो करना। तो शैवाल प्रस्फुटन होता है। शैवाल प्रस्फुटन, शैवाल प्रस्फुटन है। शैवाल प्रस्फुटन से क्या होता है? वो जल का खिलना। तो होता है वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम का अर्थ होता है जल का खिलना, यानी कि जल के कलर का चेंज हो जाना। वाटर ब्लूम और शैवाल प्रस्फुटन का पहला परिणाम क्या होगा? जल की जल की पारदर्शिता, जल की पारदर्शिता में कमी, जल की पारदर्शिता में कमी। सौर प्रकाश की, सौर प्रकाश की पहुंच में कमी, सौर प्रकाश की पहुंच में कमी। अब इससे क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण बाधित होगा। प्रकाश संश्लेषण बाधित, प्रकाश संश्लेषण बाधित। अब जब प्रकाश संश्लेषण, इस तीनों के कारण क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण बाधित हुआ, तब इसका परिणाम होगा जलीय निकाय में, जलीय निकाय में, जलीय निकाय में घुलित O2 की कमी, जलीय निकाय में घुलित O2 की कमी, जलीय निकाय में घुलित O2 की कमी हो जाएगी। अगर जलीय निकाय में O2 की कमी हो जाएगी तो क्या प्रभाव होगा? तो अगर जलीय निकाय में O2 की कमी होगी तो एक तो होगा कि O2 की कमी के कारण, O2 की कमी के कारण, O2 की कमी के कारण जीवों की मृत्यु, जीवों की मृत्यु। तो O2 की कमी के कारण जीवों की मृत्यु होगी। दूसरा ये भी हो सकता है O2 की कमी के कारण जीवों का पलायन, लेकिन करेंगे कहाँ पलायन? जलीय निकाय स्थिर है, कर नहीं सकते। तो O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में अनाक्सी श्वसन, O2 की अनुपस्थिति में अनाक्सी श्वसन, O2 की अनुपस्थिति में अनाक्सी श्वसन। और जब जलीय निकाय में अनाक्सी श्वसन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में मीथेन और अमोनिया पैदा होता है। मीथेन एवं अमोनिया, मीथेन एवं अमोनिया का निर्माण। तो उत्पाद के रूप में मीथेन और अमोनिया का निर्माण होता है। और जब उत्पाद के रूप में मीथेन और अमोनिया का निर्माण होगा तो जलीय पारिस्थितिकी से बदबू, जलीय पारिस्थितिकी से बदबू आने लगती है और उसका विनाश हो जाएगा। जलीय पारिस्थितिकी से बदबू की खुशबू, बदबू आने लगेगा, विनाश हो जाएगा। तो जलीय पारिस्थितिकी का क्या होगा? विनाश हो जाएगा, इसके कारण भी और बीओडी के कारण भी। तो जलीय पारिस्थितिकी का इससे, जलीय पारिस्थितिकी का विनाश है ना, जलीय पारिस्थितिकी का विनाश हो जाएगा।
लिख लिए यहाँ तक, थोड़ा सा और होगा इसमें। छोटा कैसे करें यार, एक बार हम ऊपर से नीचे आ जाएंगे, ऑनलाइन वाले इसको ध्यान से देखिए। तो कहाँ कहाँ से हम लोग थे, यहाँ से चलिए फिर हम ऊपर कर देंगे, है ना। तो सुपोषण में थे हम लोग, कि सुपोषण की घटनाएं कैसे होती है ना। तो सबसे पहले सुपोषण का हमने क्या लिखा है, कि सुपोषण है क्या। तो अगर किसी जलीय निकाय में क्या हो जाए, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाए, तो उस जलीय निकाय का क्या होता है, सुपोषण हो जाता है। अब है कि सुपोषण के प्रकार दो प्रकार के हैं, मंद सुपोषण और त्वरित सुपोषण। मंद सुपोषण किसके कारण होता है, प्राकृतिक कारणों से। प्राकृतिक कारणों से कैसे, कि अगर जलीय निकाय में उसके आसपास जो वनस्पति और जीव हैं, जब उनकी मृत्यु होगी तो वर्षा जल पवन के द्वारा वो बायोमास सब क्या होगा, जलीय निकाय में लाया जाएगा, जिससे उसमें धीरे धीरे जैविक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। और मानवीय कारणों से, कि अगर उस जलीय निकाय के आसपास कुछ रासायनिक कृषि हो रही है, तो रासायनिक कृषि होने से उसका जो केमिकल है नाइट्रोजन और फास्फोरस, वो वर्षा जल के साथ अपवाहित होकर आएगा, धीरे धीरे जलीय निकाय में जमा हो जाएगा। अब उसमें एक प्रोसेस दूसरा सुपोषण की प्रक्रिया क्या है। तो जब इस जलीय निकाय का सुपोषण होगा, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, कुछ जलीय पौधे तेजी से ग्रो करते हैं, शैवाल, जलकुंभी, जो जल कुमुदनी है, ये सब क्या होगा, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। अब शैवाल बढ़ा तेजी से, तो उसके कारण क्या हुआ, जल का कलर खिल गया, तो उसको हमने क्या कहा, वाटर ब्लूम नाम दिया। वाटर ब्लूम का अर्थ है जल का कलर खिल गाना। जब शैवाल अधिक हो गया, वाटर ब्लूम हुआ, तो तीन इम्पैक्ट हुआ। जल की पारदर्शिता में कमी आ गई, सौर प्रकाश की पहुंच कम हो जाए क्योंकि ऊपर में मोटा लेयर बन चुका है, और उसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, बाधित। ऐसी स्थिति होगी तो जलीय निकाय में क्या होगा, जो घुलित ऑक्सीजन हो है वो कम होना लगेगा। जब जलीय निकाय में घुलित ऑक्सीजन कम होगा, तो इसके दो प्रभाव होंगे। एक तो ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वसनकारी जीवों की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी, और O2 की अनुपस्थिति है तो अनाक्सी श्वसन होना शुरू होगा। जब अनाक्सी श्वसन होगा तो उत्पाद के रूप में मीथेन और अमोनिया का निर्माण होता है, और इससे जलीय पारिस्थितिकी में बदबू आने लगते हैं, मतलब कि जलीय पर्यावरण का पूरी तरीके से क्या हो गया, नुकसान हो गया है। लेकिन जब जलीय पारिस्थितिकी में O2 के कारण जीवों की मृत्यु होती है, तो अब इस जीवों की जो मृत्यु होती है, अब ये जलीय पारिस्थितिकी क्या होगा, इस जीव मरे हुए जीव को समाप्त करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरेगा, जिसको हम कहते हैं जैविक अपघटन, बायोटिक डिकम्पोजिशन। तो अब जैविक अपघटन होगा इस जलीय निकाय में। इस जलीय निकाय में जो जैविक अपघटन किया जाएगा, किसके द्वारा, कुछ जलीय सूक्ष्मजीवी। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक कौन है, जीवाणु और कवक। तो कुछ जलीय सूक्ष्मजीवी द्वारा इस जलीय निकाय का क्या होगा, जैविक अपघटन, जिसमें जैविक पदार्थों को क्या किया जाएगा, समाप्त। अब इस जैविक अपघटन में जलीय जीवों के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन खर्च किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ से एक प्रोसेस होगा जिसको हम कहेंगे BOD। BOD, BOD क्या है, तो BOD है, BOD क्या है, तो BOD जो है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैविक ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। दूसरा क्या है, कि यदि ये है कि जैविक अपघटन के लिए, जैविक अपघटन के लिए, यानी कि जलीय निकाय में जैविक अपघटन के लिए जलीय सूक्ष्मजीवियों के द्वारा
जलीय सूक्ष्म जलीय सूक्ष्मजीवी के द्वारा जलीय सूक्ष्मजीवी के द्वारा जलीय सूक्ष्मजीवी के द्वारा बढ़ाई गई O2 की मांग है बढ़ाई गई O2 की मांग है। तो जब जलीय सूक्ष्मजीवी जल में मरे हुए जैविक जीवों को समाप्त करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जैविक अपघटन कहते हैं। और उस जैविक अपघटन में क्या होता है, उस जैविक अपघटन में जलीय जीवों के द्वारा ऑक्सीजन उपयोग किया जाता है। तो जो जो ऑक्सीजन उपयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बीओडी। बीओडी क्या है, तो पूरा नाम इसका क्या है, जैविक ऑक्सीजन मांग, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये है क्या, तो जैविक अपघटन के जलीय सूक्ष्मजीवी, जो जैविक अपघटन में जलीय सूक्ष्मजीवी के द्वारा बढ़ाई गई O2 की जो मांग है उसी को हम क्या कहते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी जलीय निकाय में, इसका अर्थ क्या है जैविक ऑक्सीजन मांग का, कि यदि किसी जलीय, इसका अर्थ है, यानी कि O2 का अर्थ है, इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ है इसका अर्थ है कि जलीय निकाय में, इसका अर्थ है कि जलीय निकाय में जैविक प्रदूषक अधिक हैं, जैविक प्रदूषक, जलीय निकाय में जैविक प्रदूषक अधिक हैं, जिसे समाप्त करने के लिए इस प्रक्रिया में, जैविक अपघटन में, जिसे समाप्त करने के लिए जलीय सूक्ष्मजीवियों को जिसे समाप्त करने के लिए जलीय सूक्ष्मजीवी को जिसे समाप्त करने के लिए जलीय सूक्ष्मजीवी को O2 की ज़्यादा आवश्यकता हो रही है। O2 की ज़्यादा आवश्यकता O2 की ज़्यादा आवश्यकता हो रही है, किसमें, जलीय जीवों को समाप्त करने के लिए जो वो जैविक अपघटन की प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ये पूरा प्रोसेस है सुपोषण का। क्लियर है? कॉपी छोटा पड़ रहा है, इसीलिए तो हमने घुमा घुमा के लिख दिया कि पेज मट जाएगा एरो दे दे के। क्लियर है? इस पर प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आया है, आगे भी इस पर पूछे जाएंगे आपसे, इसको ध्यान में रखना होगा। O2 की अनुपस्थिति के बाद, कहाँ है O2 की अनुपस्थिति के बाद, O2 की डिमांड पूरी कैसे होगी, जल को साफ कर देना है। नीचे में लिखिए सुपोषण को दूर करने के उपाय, कुछ उपाय सुझाइए आप लोग। सुपोषण दूर करने के उपाय क्या हो सकता है, समय समय पर तालाब को साफ करना, पहला पॉइंट लिखिए जलीय निकाय में सुपोषण दूर करने के उपाय में लिखिए जलीय निकाय में जैविक प्रदूषकों को आने से रोकना, जलीय निकाय में जैविक प्रदूषकों को आने से रोकना, जैविक प्रदूषकों को आने से रोकना। दूसरा,
जलीय निकाय के आसपास, जलीय निकाय के आसपास, जलीय निकाय के आसपास रासायनिक कृषि के स्थान पर, जलीय निकाय के आसपास रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि को बढ़ावा। फायदा होगा इसका। हम जैविक कृषि में उर्वरक का यूज नहीं करते हैं, तो चूंकि रासायनिक कृषि इसका क्या है, सुपोषण का कारण है, तो हम कोशिश करें कि जलीय निकाय जो है उसके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें जिसमें रसायन का उपयोग नहीं होगा, है ना। तीसरा पॉइंट लिखिए, शैवाल को फिल्टर करके, शैवाल को फिल्टर करके जैविक ईंधन बनाने में उपयोग में लाया जा सकता है। शैवाल को फिल्टर करके जैविक ईंधन बनाने में उपयोग में लाया जा सकता है। साइंस सेंटर की क्लास हो गई है, हो गई है ना। क्या शैवाल का ईंधन में उत्पादन हो सकता है यूज? हम्म, दोनों हो गया ना, लाभ भी हो गया और उपाय भी हो गया। कि आप उपाय कर लिए, शैवाल को फिल्टर कर लिए, और फिल्टर कर लिए तो उसका सुपोषण कम हो गया, और उसका उपयोग कर लिए, बेनिफिट हो गया। भारत में आप पढ़े होंगे ना जैव ईंधन सब के बारे में। जैव ईंधन की कितनी पीढ़ियां हैं? कौन कौन? प्रथम श्रेणी में कौन सा जैव ईंधन है? द्वितीय श्रेणी में? अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम श्रेणी में कौन सा बायोफ्यूल है तो क्या उत्तर देंगे? द्वितीय श्रेणी में कौन सा बायोफ्यूल है? तृतीय श्रेणी में कौन सा बायोफ्यूल है? चतुर्थ श्रेणी में कौन सा बायोफ्यूल है? हमने यही कहा ना कि छात्र को वो अच्छा लगता है जो उसे पसंद है, और इस मार्केट के मैक्सिमम टीचर इसी का यूज़ करते हैं। उनको प्रश्न से कोई मतलब नहीं है कि क्या पूछा है नहीं पूछा है, वो आपकी प्रकृति को समझ लेते हैं कि अच्छा इनको यही पसंद है, यही बता के निकाल दो। और आप जाकर देखो एग्जाम में पूछा है कि नहीं जैव ईंधन के पीढ़ी पर। आप भारत सरकार की जैव ईंधन नीति पढ़े हैं 2017? नहीं पढ़े हैं? हाँ तो फिर एग्जाम में फंसेंगे जाके। मैं तो ना पढ़ाऊँ, मैं क्यों पढ़ाऊँ, मेरा क्षेत्र ही नहीं है वो। आप लिखो भारत सरकार की जैव ईंधन नीति 2017 और देखो तो उसमें बायोफ्यूल का चरण दिया और फीड स्टॉक का भी चर्चा है कि किस चरण में किस कच्चे माल का यूज होगा। और उस पर प्रश्न भी आया है कि भारत सरकार के जैव ईंधन नीति 2017 के अनुसार बायोफ्यूल उत्पादन के लिए फीड स्टॉक में किस किस को मान्यता दी गई है। डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन आया है कि कौन कौन से पदार्थ से फ्यूल बनेंगे उसमें। आया कुछ? हम्म, देखो ना क्या सब है उसमें, फीड स्टॉक में है कुछ कच्चे माल का है नाम दिया हुआ, सड़े हुए अनाज, आलू, स्टार्च, गन्ना, दिया है इस सब का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि भारत सरकार की जैव ईंधन नीति 2017 में फीड स्टॉक के रूप में किसको मान्यता दी गई है। और शैवाल जो है चतुर्थ श्रेणी के जैव ईंधन में यूज आएगा। जो कल्चरल शैवाल है ये फोर्थ स्टेज के जैव ईंधन के लिए फीड स्टॉक के रूप में होगा। तो आप है उसमें दिया हुआ है, प्रथम चरण का होगा, द्वितीय चरण का होगा, तृतीय चरण का होगा, सब होगा। देखो एक चीज ये भी होना चाहिए ना कि हर एक चीज टीचर ही बताए, वो संभव नहीं होता है। सिलेबस बहुत बड़ा है, काफी लंबे लगते हैं। होना ये चाहिए कि आप प्रश्न को देखिए और प्रश्न पत्र को देखने के बाद देखिए कि ये पूछा है, इसके बारे में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ाइए, खुद से भी सर्च कर सकते हैं कि हाँ भारत सरकार के बायोफ्यूल नीति के बारे में, ये तो मेंस में भी आ जाएगा आपसे कि भारत सरकार के बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में बताइए, तो आप फिर वहाँ क्या करेंगे, है ना। तो उस सब को थोड़ा सा ध्यान में बार बार इसीलिए कहा जाता है कि प्रश्न पत्र को देखिए क्या पूछा। ये जरूरी नहीं कि वही प्रश्न आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड आ सकता है। उस बार पूछा है कि फीड स्टॉक क्या, अब आपसे देगा कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, सामने में कच्चा माल कि किस चरण में किस कच्चे माल से बायोफ्यूल उत्पादन होगा।
तो आप वहाँ फंसेंगे। यस या नो? अभी जो मेंटरशिप वाला टेस्ट हुआ है ज्योग्राफी, उसमें है कोई आप में से कोई मेंटरशिप वाले में जो दे रहे होंगे परिवर्तन मेंटरशिप वाले में? कौन है, कोई है उसमें? कोई नहीं है उसमें? वसुंधरा वीरों से विहीन है? कोई बात नहीं। तो उसमें भी इस पर प्रश्न था कि जो ब्राजील में बायोफ्यूल का उत्पादन इस कच्चे माल से होता है और यूएसए में बायोफ्यूल का उत्पादन इस कच्चे माल से होता है, क्या सही है क्या गलत करके था। भारत में बायोफ्यूल उत्पादन के लिए किस कच्चे माल की अनुमति दी गई है? और आप जाकर देखो 17 की ये पॉलिसी है, तो 18 या 19 में ये क्वेश्चन पीटी में आया हुआ है ना। तो इसलिए हमने क्या कहा कि समस्या वो था, छात्र को वही अच्छा लगता है। हम लोगों ने कई बार देखा है, बहुत हार्ड कंटेंट लेके आप चले जाइए यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए, भाग जाता है बच्चा। उसको चाहिए क्या? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू, हाँ। अब आप कारण बताने लगेंगे तो वो भाग जाता है। कारण वही सुनता है जिसको पास करना होता है, उसी को पता है। तो हम लोगों ने ये देखा है, जब लॉकडाउन का पीरियड था तो कुछ समय हम भी 2020-21 में अकेडमी पर पढ़ाते थे, 15-16 महीना पढ़ाए थे। वो वीडियो सब अभी भी होगा यूट्यूब के चैनल पर, है ना। हाँ। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको, हम लोग जब पढ़ाते थे वहाँ पे, जब बहुत अच्छे कंटेंट लेके जाते थे तो यूट्यूब पर कोई देखने वाला ही नहीं। और जब लेके आप चले जाइए वो फैक्ट पूरा गज दीजिए फैक्ट से, हाँ सर मजा आ गया आज के क्लास से। तो उसको वो चाहिए जो उसको एग्जाम में नहीं मिलता दोस्त है। ठीक है, आज हम यहीं रुक जाएंगे। कल चलेंगे, कल संडे है, मंडे को चलेंगे महासागरीय पर्यावरण के बारे में। मैं पूछूंगा मंडे को बायोफ्यूल पॉलिसी पर सबसे। हालांकि अगर हमें बताना होगा तो हमने ऊर्जा वाला एक टॉपिक लिखा है, आप देखना कि हम ऊर्जा कैसे पढ़ाते हैं, अगर मुझे पढ़ाना पड़ा तो। ठीक है, थैंक यू।